जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हमारी सीरीज चल रही थी यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज। तो जिसके अंतर्गत आज हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का लेटेस्ट पेपर डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी चैनल पर जाकर के हालांकि हमने पिछले कई पेपर जितने भी अभी तक कांस्टेबल के हुए थे वो सारे सॉल्यूशन रीजनिंग के अलग से वो सारे अपलोड कर रखे हैं। चाहे वो यूकेपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप एक बार प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बाकी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला भाग है हिंदी का, सामान्य हिंदी का। तो पहला ही क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है। अब देखिए, जो ये रेलगाड़ी है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, रेल प्लस गाड़ी। अब जो रेल है ये तो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द, क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द। और जो गाड़ी है वो है आपका हिंदी भाषा का शब्द। तो आई होप कि आपको ऑप्शन समझ में आया होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी और हिंदी भाषा के जोड़ से मिलकर ये बनी हुई है। देखिए, कई बार आपको उड़न तस्तरी भी देखने को मिल सकता है, तो इसको भी याद रख लीजिए। उड़न तस्तरी भी कई बार पूछा जाता है। जो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। उड़न आपका हो जाएगा क्या, हिंदी का शब्द, तस्तरी हो जाएगा फारसी का। तो ये हिंदी प्लस फारसी का हो जाएगा। तो ऐसे ही जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप क्या करना, इनको जरूर पढ़ें। ठीक है, जब आप इनको पढ़ेंगे तभी आप अलग अलग तरीके से, जो आप पढ़ रहे हैं वो तो अच्छा है, बट जो अलग अलग प्लेटफॉर्म यूट्यूब से जो अलग अलग वीडियोस आप देख रहे हैं तब आपको क्या होगा, फायदा होगा। आपके साथ चीजें एड ऑन होते हुए चलेंगी। बाकी आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। निम्नलिखित में अग्र का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, अब अग्री के जो पर्यायवाची हैं उनमें आपका एक तो है आग है, अनलवी है, वैश्वानर है, यानी कि अग्नि यानी कि आग। ठीक है, तो आग के ये पावक, दहन, बहनी, तातदेव, अग्नि, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, तो अनिल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सदानंद में संधि है। अब देखिए, सबसे पहले तो संधि क्या होती है। संधि यानी कि जोड़। संधि का शाब्दिक या सीधा साधा अर्थ ही है जोड़। इनकी जब दो शब्द मिलकर जुड़ करके एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो संधि वहां पर होती है। सदानंद में क्या संधि है ये पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। ये जो संधि है ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। ठीक है, और जो आपका स्वर संधि होते हैं उसके दो चार प्रकार है। ठीक है, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ गुण वृद्धि और यण संधि। तो ये सब क्या है, स्वर संधि के उदाहरण है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं व्यंजन संधि का। ठीक है, एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो हर बार पूछा जाता है, वागीश। ठीक है, वागीश का आपका संधि विच्छेद होगा वाक धन ईस। इसको लिख लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है, वाक धन ईस। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, व्यंजन संधि में क्या होगा, जो ये पहला शब्द होगा ये व्यंजन होगा। ठीक है, पहला शब्द क्या होगा, व्यंजन। वो जुड़ेगा आपका किससे, या तो स्वर से या फिर व्यंजन से। यहाँ पर स्वर है, ये दोनों जुड़ करके बनाएंगे आपका व्यंजन। इनकी पहले एक व्यंजन या तो फिर दूसरा जो शब्द का प्रथम जो शब्द होगा वो या तो व्यंजन होगा या स्वर होगा, वो दोनों जुड़ करके एक व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होती है, तो सीधा साधा आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंठस्थ हो जाना चाहिए कि वहां पर होती है आपका क्या, व्यंजन संधि। अब नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो कई बार पूछा जाता है, सदाचार आपने पढ़ा होगा। सदाचार, इसका प्रयास कीजिए संधि विच्छेद करने में। तो सत धन आचार,
सदाचार। ऐसे ही फिर एक और शब्द सज्जन, सज्जन भी काफी बार पूछा जाता है। सत धन जन, ये हो जाएगा सज्जन। तो ये किसके उदाहरण थे? ये थे व्यंजन संधि के उदाहरण थे। अब एक एक उदाहरण हम स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि के भी लेते हैं। ठीक है, तो आपने विद्यालय पढ़ा होगा, विद्याधन आलय, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, जो कि क्या है? स्वर संधि का प्रकार है। स्वर संधि के प्रकार मैंने आपको बताया अभी, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ठीक है, अयादि संधि, ये स्वर संधि के प्रकार थे। अब एक गुण संधि का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शब्द आपको दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसमें कौन सी संधि है बताइए। तो आपने एक पढ़ा होगा, देव धन ऋषि, ये क्या बनाता है? देवर्षि। ठीक है, देवर्षि बनाता है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है, देवर्षि। और हमारा अगला जो हमारा यहाँ पर शब्द हो जाएगा, दैट इज यण संधि का एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, यण संधि का एक उदाहरण ले लेते हैं। अत्यंत, आपने एक शब्द सुना होगा, अत्यंत। अति धन अंत। देखिए, कभी भी हो, आपको संधि कैसे समझ में आएगी, आपको उसका एक एग्जाम्पल लेना है। अब देखिए, इसका संधि विच्छेद करना है। उसके बाद देखिए, यण संधि में क्या होगा कि पहला शब्द आपका स्वर होगा, दूसरा भी आपका क्या होगा? स्वर होगा। ये दोनों मिलाकर के क्या बन जाएंगे? य। देखिए, ई और अ मिलकर के य बन गया, अत्यंत। तो अब इस प्रकार का जहां पर भी बैठेगा, ये समीकरण जहां पर भी बैठेगा, वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर होगी आपका यण संधि। तो इस प्रकार से आपको समझना पड़ता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी इसका एक अलग से टॉपिक हम जरूर बनाएंगे, और एक आध टॉपिक तो पहले से बने हुए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये किस प्रकार का वाक्य है? इसका भाव समझने का प्रयास कीजिए। आपकी यात्रा मंगलमयी हो। हम किसी को बोलते हैं, जब हमारे रिलेटिव्स आते हैं या कोई भी आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमयी हो। तो हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि आपके साथ अच्छा हो, आपकी यात्रा सफल हो। तो इच्छावाचक ये शब्द हो जाएगा। अब एक आध हम संदेहवाचक, संकेतवाचक के भी उदाहरण देख लेते हैं, लगे हाथ। तो संदेहवाचक में क्या होता है कि संदेह व्यक्त हो रहा होता है उस वाक्य से। अगर मैं बोलूं, शायद वह कल आ जाए, क्या बोलूं? शायद वह कल आ जाए। ठीक है, शायद वह कल आ जाए। तो हम इसमें क्या, शायद शब्द देख करके ही लग रहा हो कि संदेह है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें? संदेह व्यक्त हो रहा है, तो संदेहवाचक शब्द ये हो जाएगा। अब संकेतवाचक में क्या होगा? संदेह में तो संदेह हो गया, शायद से ही पता चल गया। अब संकेतवाचक में क्या होगा कि हम संकेत कर रहे होंगे। जैसे हम बोले, यदि, यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पुलिस कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल में सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। अगर मैं ये वाक्य देख रहा हूं, यदि और तो, ये क्या है? वाचक शब्द, यानी कि जो जोड़ रहे हैं, जो दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, दो वाक्यों को। तो यदि और तो जहां पर भी दिखे, वहां पर सीधे सीधे संकेतवाचक हो जाएगा। यानी कि यदि तुम पढ़ोगे तो क्या होगा? तब तुम सफल हो पाओगे उत्तराखंड पुलिस में। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर समझोगे इजी वे में, तो आपको ये समझ में आएगा और हमेशा याद रहेगा। देखिए, उस बार के लिए तो आप कैसे भी पढ़ो समझ में आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म, लंबे समय में, लंबे अंतराल में याद रखने के लिए आपको इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश के तारे तोड़ लाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि आकाश के जो तारे तोड़ लाना है, उसका अर्थ होगा आपका बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। ठीक है, जब कोई असंभव कार्य हम करते हैं, तो आकाश के तारे तोड़ लाना हम इसको कहते हैं। ये वाला आकाश के तारे नहीं है। ठीक है, जब आप अपने महिला मित्र को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चार तारे तोड़ लाऊंगा, तो असंभव कार्य कर सकते हो ना तुम उसके लिए। वो झील,
उत्साह तुम्हारे अंदर है, वही आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो देखिए कि ये टिप्पण होता क्या है? टिप्पण देखिए किसी भी मामले पर क्या होता है ना, विचार विमर्श या राय रखने के लिए कुछ फाइल पर लिखना, उस पर कुछ टिप्पणी लिखना ताकि कोई कार्यवाही की जा सके। तो ऑफिशियली प्रशासनिक सेवाओं में काफी ये टिप्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी भी चीज पर राय या क्या एक्शन लिया जाना है, क्या कार्यवाही करनी है, तो उस पर टिप्पण लिखा जाता है। ठीक है? जब आप प्रशासनिक अधिकारी आर ओ में ये लिखना भी पड़ता है रिटन एग्जाम में। तो इस प्रकार से टिप्पण की भाषा कैसी होनी चाहिए? वस्तु प्रधान। कि जो चीज है उस पर फोकस, जो ऑब्जेक्टिव है, उसका वस्तु है, उस पर फोकस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उसमें भाव प्रधान, उसका भाव कुछ और निकले। सीधी और सटीक सरल भाषा होनी चाहिए। ठीक है? टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। शब्दावली का अर्थ है। शब्दावली का क्या अर्थ होता है? शब्दों का समूह। ठीक है? ग्लॉसरी हम पढ़ते थे, वही आप समझ सकते हैं। ग्लॉसरी नहीं है, ग्लॉसरी। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो कंप्यूटर के संबंध में चाणक्य यानी कि जैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उसका दिमाग होता है, या जो अ, चाणक्य हमारे यहाँ क्यों प्रसिद्ध है? दिमाग बल बुद्धि। तो वो यहाँ पर इंगित किया गया है। ठीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर के एक फॉन्ट का। तो कई लोग ये समझ होंगे कि चाणक्य बल बुद्धि यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जैसे माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लाइनक्स, ये भी पूछा जाता है, इनको याद रखिए, लिखिए लाइनक्स। मैक ओएस, मैक ओएस। ठीक है? मैक ओएस क्या है? जैसे हमारे ये अलग अलग लैपटॉप आते हैं, पीसी आते हैं, तो जो एप्पल अपना निकालता है मैकबुक कहते हैं, तो मैक ओएस उसका अलग से सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। ठीक है? तो कंप्यूटर का ये एक फॉन्ट है क्या? कंप्यूटर के संबंध में चाणक्य। ऑप्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। देखिए कबीर क्या थे? निर्गुण काव्य धारा के। कबीर जी, तो कबीर थे हमारे निर्गुण, निर्गुण काव्य धारा के या निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी। ठीक है? ज्ञानाश्रयी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? ज्ञानाश्रयी। रामाश्रयी कवि कौन कौन थे? तो रामाश्रयी में आते हैं आपके नाभादास, हृदयराम। ठीक है? स्वामी अग्रदास, ये रामाश्रयी। कृष्णाश्रयी में सूरदास, कृष्णाश्रयी सूरदास। ठीक है? कृष्ण मीरा के बारे में ज्यादा लिखते हैं। तो ये सब ऐसे आपको समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल ऑप्शन सी पर आपको जानी चाहिए। नजर भक्ति काल के महान कवि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ही है। ठीक है? ब्रज भाषा में ये लिखी गई है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्म भूमि के लेखक का नाम। तो कर्म भूमि आपका प्रेमचंद ने लिखा था। ठीक है? प्रेमचंद के फटे जूते एक पाठ भी है इनका। ठीक है? गबन, निर्मला, रंगभूमि, ऐसे कितने इनने उपन्यास लिखे जो सामाजिक जो उस समय चीजें चल रही थी, परिदृश्य पर लिखी है। हिम किरीटनी के रचयिता का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जो हिम किरीटनी लिखी थी वो माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की रेखा चित्र भक्तिन के मुख्य पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण। ये आपका कौन से 10वीं 11वीं या 12वीं में एक आपका चैप्टर है शायद, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। लक्ष्मण जो कि किस प्रकार से उसकी माँ बचपन में ही मर जाती है, वो विधवा होती है, समाज में उसको क्या क्या परेशानियां आती है, तो वो सारी चीजें हमने लिखी है। और एक प्रेरणा स्रोत कहानी है कि कैसे, प्रेरणा स्रोत वो कहानी है कि कैसे उसने उतनी कठिनाइयों के बावजूद जीवन जिया। ये समाज के लिए हमारे लिए सीख है। भारतीय आर्य समाज के, आर्य भाषा के विकास में पाली व प्राकृतिक, प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है अपभ्रंश। ठीक है? 14 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है। देखिए कुमाऊनी मुख्य रूप से नैनीताल और अल्मोड़ा में बोली जाती है इन गिवन ऑप्शंस में से। ठीक है? कुमाऊनी यानी कि कुमाऊं के लोगों की जो भाषा है।
ठीक, नेक्स्ट है आपका देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। तो ब्राह्मी लिपि से, किससे? ब्राह्मी लिपि से ये जन्म हुआ, तो ब्राह्मी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह उपयुक्त किया जाता है? मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूं, आज बारिश होगी, मैं बारिश भूल गया, तो इस प्रकार से जो ये फिर हम यहाँ पर लिखते हैं बारिश, तो ये क्या है? ये त्रुटि बोधक शब्द है। त्रुटि बोधक शब्द है, त्रुटि बोधक शब्द, और इसको हंसपद भी कहा जाता है, तो याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसका खंड न किया जा सके, तो जिसका खंड न किया जा सके वो क्या कहलाएगी? तो वो क्या कहलाएगी? ये आसान सा प्रश्न है, वर्ण कहलाएगी, ऑब्वियस है, ठीक है, उसका कुछ तोड़ ही नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं, तो इनमें देखिए अंतिम इम हो जाएगा इसमें, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए हमने पढ़ा था नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए नीम, नीम क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। जामुन पेड़, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। तो चंबल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है? नदी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पहले के हिंदी के हमारे 20 क्वेश्चन अच्छे से संपन्न हो गए हैं। अब हमारा जीके वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल पर जाइए, अन्य वीडियोस देखिए। चैनल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगी। मेंबरशिप लेने का फायदा ये होगा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी जानकारीज मिलेंगी। आप क्वेरीज कॉल्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या मैसेज करके जब आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो आप पर डिपेंड है। बाकी ऐसी वीडियोस आते रहेंगे अगर आप इसमें अच्छा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशमैन का क्षेत्र है, बुशमैन का क्षेत्र है, ये क्या है? पहली बात तो ये समझना चाहिए, ये एक जगह है, ठीक है, तो ये क्षेत्र है कालाहारी मरुस्थल का। ये कई बार पूछा जा सकता है। कालाहारी मरुस्थल जो आपका है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा ये पता होना चाहिए दक्षिण में है। सहारा मरुस्थल भी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, और ये बदलते रहता है क्योंकि बड़ा है, हवाएं चलती हैं, तो ये बढ़ता घटते रहता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अटकामा मरुस्थल, वेरी इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। अटकामा जो मरुस्थल है वो दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अमेरिका, चिली, उत्तरी चिली, एंडीज पर्वत के पीछे ये स्थित है, तो एंडीज पर्वत भी इसी साइड होगी, ये भी आपको कोरिलेट करके लेते हुए चलना है। और इसके बारे में सबसे खास बात ये है कि ये सबसे शुष्क, क्वेश्चन बन सकता है, सबसे शुष्क यानी कि ड्राई, सूखा, नीरस जो हमारा मरुस्थल है, गैर ध्रुवीय, वो कौन है? अटाकामा, अटकामा मरुस्थल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोबी मरुस्थल के बारे में भी जाना है, तो गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया और चीन के बीच में स्थित है, एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021, देखिए ये वन स्थिति सर्वेक्षण हर 2 साल में होता है, ठीक है। 2021 के अनुसार अभी लेटेस्ट 23 में भी हो रखा है। राज्यों में किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है? तो गिवन ऑप्शन में से हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 22 का सही उत्तर, जो कि है आपका छत्तीसगढ़। देखिए पहले नंबर पर कौन आता है? एमपी, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल जहाँ है। तीसरे नंबर पर भी है छत्तीसगढ़, ठीक है, तो ये आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है, मैंने आपको बता दिया। 2023 में लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, आप सर्च करना 2021 वन सर्वेक्षण दृष्टि आई है, तो आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। मेट योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो अभियान संबंधित है, ये है हमारा जैविक अध्ययन से। आंध्र महासागर में आपका जो हुआ था क्या, हिंद महासागर में जैविक अध्ययन के लिए स्टार्ट हुआ था,
ठीक है, ऑप्शन बी को क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किन नदियों पर है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक राज्य। आपने देखा होगा कर्नाटक तमिलनाडु कावेरी विवाद काफी सुर्खियों में रहा था। निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? जीबी मालवनकर, ये कई बार पूछा जाता है। कौन पहली महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की? मीरा कुमार। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला वर्तमान अध्यक्ष या स्पीकर है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का जो है की बात की गई है, उसका उन्मूलन किया गया, उसको बंद किया गया, प्रोहिबिट किया गया? अनुच्छेद 17 आर्टिकल 70। अब अनुच्छेद 14 क्या है? ये भी हमें आना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, यानी कि हम सब क्या हैं? बराबर है, किसी भी स्थिति में कहीं पर भी किसी भी आधार पर, ठीक है, सब बराबर है, ये है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि जो सभी लोग हैं इस देश में रहने वाले, उनको समान अवसर दिए जाएंगे एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग या अदर कास्ट या अन्य फैक्टर हो, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। आप किसी एग्जाम में बैठते हैं तो सबको समान अवसर दिए जाते हैं, आपके लिए वो ओपन है। अब आप, हालांकि अब वो अलग बात है कि जॉब की मांग डिमांड के अनुसार अब हाइट लंबी मांग ली तो वो अलग चीज है, ठीक है, रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है, वो रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट है, वो सिर्फ मानव बायोलॉजिकल ऑर्डर के आधार पर, ठीक है। अनुच्छेद 42 क्या है? इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो मैटरनिटी मातृत्व लीव है, मातृत्व लीव, जो महिलाओं को मातृत्व लीव दी जाती है, ठीक है, बच्चे की परवरिश के लिए, तो वो यहीं से स्टार्ट हुई थी या इसी अनुच्छेद में उसका क्या किया गया है? वर्णन। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, बोरिंग तो नहीं लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। 27वें का हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं, निष्कासित किए गए हैं? तो कोई भी नहीं, नील, ठीक है, नील बट्टा सन्नाटा। देखिए, हालांकि 2 बार 1993 2018 में स्टार्ट, मतलब कह सकते हैं ये शुरू हुआ था कि हाँ एक आध बार, बट लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। महाभियोग क्या होता है कि जो कोई प्रतिष्ठित आदमी है, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश है, उनको हटाने के लिए अगर वो संविधान के विरुद्ध कार्य करें, ठीक है, संविधान के विरुद्ध कार्य करें, उनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की जाती है और ये जटिल है। राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के तहत है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए कंठस्थ, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है किसी भी बड़े आदमी को हटाने के लिए, ठीक है। ये जटिल प्रक्रिया, और क्या होता है कि ये किसी भी सदन, यानी कि आपका राज्यसभा लोकसभा कहीं पर भी ये उठाया जा सकता है और दोनों में ये पारित होना चाहिए 1/3 बहुमत के साथ, ठीक है। तब ये क्या होता है, मतलब तब हटाया जा सकता है उसको, ठीक है, दोनों सदनों में से, सॉरी 1/3 नहीं, 2/3, 2/3, 2/3 जो वोट है, वोटिंग के आधार पर ये लागू होगा या निष्कासित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है, यानी कि गंतव्य जहां में देते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी इसका, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग बहुत 17 या कुछ ज्यादा प्रतिशत इसका है। भारत में से निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? काश्तकार क्या होते हैं कि जो आप देखते होंगे कि खेती करते थे, लेकिन उनको जमीन का अधिकार नहीं दिया जाता था, स्वामित्व का अधिकार, वो अपनी जमीन खरीद नहीं सकते, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती थी। तो लगान का नियमन था, काश्तकार था, अधिकार की सुरक्षा, काश्तकारों को स्वामित्व। ए, बी और डी थे, लेकिन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये वहां पर इंक्लूड नहीं था इसमें। इन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्न में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी समस्या नहीं है ये पूछा गया है। राज्य सरकार की आवश्यकताओं व साधनों में अंतर है, राज्यों की सहायता का प्रश्न ये भी है, क्षेत्रीय असंतुलन के समान ये भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वित्त का बढ़ता हुआ महत्व ये नहीं है संघीय वित्त की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से मदद की थी, तो ये करी थी गोरखा ने, यानी कि नेपाल ने। ठीक है, नेपाल ऑप्शन सी, 43 में 33 का हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो ये अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, 34 का हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए रशियन क्रांति या रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो 1789 तक ये चला था और नेपोलियन बोनापार्ट के शासन के साथ ही ये अंत हुआ था। रूसी क्रांति, आपका रूसी क्रांति भी 1917 के स्टार्टिंग में शुरू हुआ और फिर गौरवशाली क्रांति ये इंग्लैंड में हुई थी 1688 के समथिंग। ठीक है, वहां के कुछ राजा के चक्कर में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, लेकिन में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हिडन नंबर है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। पहला, दूसरा, तीसरा फिगर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा ये हमें देखना है। अगर हम एक बार इसको गुणा करें 5 और 2 को, 5 दूनी 10 प्लस 4 3 12, अगर इसको जोड़ें तो ये हमारा हो जाएगा 22। तो इसमें तो ये सही बैठ रहा है, तो नेक्स्ट वाले में देखते हैं सही हो रहा है कि नहीं। 3 और गुणा 8, 8 3 24 प्लस 5 गुणा 5 25, इसको जोड़ेंगे 9 2 दूनी 4, तो 49। तो ये जो पैटर्न है वो पहले और दूसरे दोनों में फॉलो हो रहा है, तो थर्ड में भी देख लेते हैं। 9 गुणा 5 45 प्लस 7 चौको 28, 8 5 13, ठीक है, 4 2 6 7, 73 अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो इसको टिक लगा लेंगे। ठीक है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हमने क्या करा, ये अगर इस प्रकार का सवाल कोई भी आए तो सबसे पहले हमें क्या सोचना पड़ता है, सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि इसमें क्या लगेगा। सबसे पहले आप इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो फिर हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस नहीं हो रहा तो इस साइड से करेंगे, फिर इनको गुणा करके इसको घटाएंगे। तो ये अलग अलग जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगा पाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको देखते ही उत्तर आ जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अ, एक कार दो स्टेशन के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही है। ठीक है, अ कार इज ट्रेवलिंग बिटवीन टू स्टेशन विद अ स्पीड ऑफ विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और 90 किलोमीटर पर आवर की औसत से वापस आती है एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मान लीजिए ये एक स्टेशन ए है, ये बी है, यहाँ से वो जाती तो है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन वापिस आती है आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यानी जैसे इंडिया में होता है ना कि रात को कवर कर लेगी ट्रेन, मतलब एक मीम चलता है, तो वैसे आप समझ सकते हैं कि वापस तेज आ रही है। तो औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या थी, यानी अब हमें क्या निकालना की आने और जाने में टोटल औसत चाल क्या थी वो हमें पता लगाना है। देखिए औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल, ये आपको याद रखना है, यानी कि एवरेज एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। अब एक्स और वाई क्या है भाई, एक्स आपका जाने की स्पीड, वाई आपका वापस आने की स्पीड। इस फॉर्मूले अगर हम इन सारी वैल्यूज को रख दें, 2 इंटू और एक्स हो जाएगा हमारा 60 किलोमीटर पर आवर और 90 अपॉन 6 प्लस 90। देखिए कई बार क्या हो सकता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। कई बार क्या होगा कि जो ये किलोमीटर, यहाँ पर तो किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है सिंपल, तो यहाँ पर हमें यूनिट चेंज करना नहीं पड़ रहा है। कई बार क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो यूनिट है हमको वो चेंज करनी पड़ सकती है, तो उसका ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर हम सिंपल वैल्यू रखेंगे। तो ठीक है, 9 6 150 120 इंटू 90। अब जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 3 से भाग देंगे, 3 3 9, 3 पंचे 15, फिर 5 का भागा आपका इसमें जाएगा 24 गुणा 3, 24 गुणा 3 कितना होता है 72।
72 अगर आपको दिख रहा है तो वो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया। फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला अप्लाइड हियर, आपको कौन सा फॉर्मूला, या एक तरीके से कह सकते हैं कि क्या हिंट अप्लाइड या सॉल्यूशन अप्लाइड, तो आपको 2xy वाला फॉर्मूला रखना है, 2xy x प्लस वाई, राइट। तो ये आपको एक्स वाई यानी ए बी भी आप ले सकते हैं, तो ये आप पर डिपेंड है, ये इस पर समझने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड के लिए होता है, अगर आते और जाते टाइम उसकी ये स्पीड थी वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए, ए बी सी डी तथा ई में सबसे लंबा कौन है। डी ए से, डी ए और सी से लंबा है, डी लंबा है ए और सी से, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बी ई से छोटा है, बी ई से छोटा है, ई बड़ा है, लेकिन ये बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है, यानी कि डी से लंबा है। डी कहाँ पर था, यहाँ पर, तो यानी कि ये इससे लंबा है बी, इससे लंबा है ई। पूछा गया है कि सबसे लंबा कौन है, तो ई हो जाएगा ऑब्वियस, सिंपल। आपको ये इस प्रकार से लिखना है। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जो जो चीजें दी गई है तोड़ कर लिखो। जब आपको एक क्लियर इमेज दिख जाए उसकी, ठीक है, क्लियर इमेज दिख जाती है तो उसके बाद उसको सम अप करके फिर हम अपना दिमाग लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक समतल दर्पण जब एक समतल दर्पण देखा जाता है तो एक 8:30 का समय दिखाती है, सही समय क्या है। अब देखिए, समतल दर्पण क्या होता है कि आपको सेम हूबहू इमेज दिखाती है, बट राइट दाहिने का बायां, बायां का दायां हो जाता है। जब आप खड़े होते हो मिरर के सामने, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर ऐसे खड़े हैं, जो आपका ये राइट हैंड है ये लेफ्ट हो जाता है मिरर में, और लेफ्ट राइट हो जाता है, तो बस यही फर्क है, ठीक है। तो अब पूछा गया है कि आपका जो टाइम है वो टाइम आपका दिया गया है, एक घड़ी में कितना बज रहा है, ठीक है। इसको हम फिगर बना करके समझते हैं आसानी से। तो सिंपली क्या करेंगे, एक घड़ी बना लेंगे, ये 12 बजा, ये 3, ये 6, ये 9, 7, 8, और नीचे दी गई एक समतल द्रव्य में देखा जाता है तो घड़ी 8:30 का समय दिखा रही है, ठीक है, 8:30 का समय दिखा रही है, यानी कि 6, 7, 8, 8:30 कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। 8:30 का समय कुछ ये इस प्रकार से बन रहा होगा। तो अब यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी, यहाँ पर आपकी बन जाएगी ये कुछ इस प्रकार से, ये जाएगा इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये 9 है, 3, ये हो जाएगा हमारा 3.5। तो 3.5 यहाँ पर तो सिंपल दिख गया, ठीक है। ऐसे भी देखेंगे, अगर आप ऐसे फिगर बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, सिंपल हमें मिल गया। लेकिन इसके लिए भी तो एक कॉन्सेप्ट होगा, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होगा, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या लगेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक हिंट है, याद रखना इसको, फॉर्मूला यूज्ड क्या करना होता है, आपको इसको लिख लीजिए, जो भी टाइम दिया गया है उसको 11 से आवर्स को घटा देना है, जो घंटा है दिया गया उसको घटा देना है, फिर टाइम, फिर 60 में से आप मिनट्स को घटा दीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था 8:30, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, 11 में से 8 घटाओ, 11 में से 8 घटाओ, ये घंटा आ जाएगा, और ये मिनट के लिए हम क्या करेंगे, 60 में से जो मिनट दिए गए हैं वो घटा देंगे। तो 11 में से 8 गया तो हमारा क्या आ गया, 8 गया तो हमारा आ गया 4, सॉरी 3, ठीक है, तो 3 आ गया, फिर 60 में से 30 गया, 30, 3 30। तो एनालिटिकली सॉल्व करके भी हमारा उत्तर आ गया और फिगर से भी आ गया, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो याद ही रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है। हमने क्या करा, 11 में से ये घटा दिया, लेकिन अब मान लीजिए 12 बजा हो, तब तो यहाँ पर 11 है, 12 बजा हो तो तब क्या करेंगे, ये भी तो डाउट आना चाहिए आपके मन में अगर आप पढ़ रहे हो तो 12 अगर बजा होगा तो तब आप क्या करेंगे, 12 आवर क्लॉक होगी, 11 60 में से घटा देंगे, ठीक है, 11 60 आवर्स में से घटाएंगे जो भी टाइम दिया होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया सिंपल वे में, इजीएस्ट वे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं ऐसी वीडियोस के लिए, वहां पर लाइव क्लासेस, अन्य वीडियोस, फोन कॉल सुविधा, ठीक है, जो भी गाइडेंस वगैरह, आप, आपको सारी चीजें मुहैया कराई जाती है। आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, आपको पैक दिए गए हैं 29-30 रुपए, 29 और 60, 180, 130 वाले, आप जो भी मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके बाद हम स्क्रीनशॉट करके मैसेज भेज सकते हैं और आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो सारी आती रहेंगी, इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख तरल पिज्जा दूध के बीच संबंध दर्शाता है? देखिए, तरल और पिज्जा दूध, तरल और दूध एक होते हैं, पिज्जा अलग, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 कहां पर दिखता है? ऑप्शन डी में। ठीक है, यानी कि ये सही है। गाय और मुर्गी के एक समूह, पैरों की संख्या सिर के संख्या से दुगने 14 है। ठीक है, मान लीजिए गाय, गाय बराबर x, मुर्गी बराबर y। अब देखिए, इसके इनके सिर कितने होंगे? सिर तो x प्लस वाई ही होंगे, क्योंकि सिर एक ही होगा, गाय का भी एक ही होगा, मुर्गी का भी। ये याद रखना है। अब देखिए, गाय के पाँव कितने होंगे? 4, 4x, और मुर्गी के 2, 2y। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अब समीकरण में क्या कहा गया है कि पैरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। ठीक है, पैरों की संख्या, देखिए पैरों की संख्या हमारा 4x प्लस 2y बराबर, ये हो जाएगा, ये पैरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, तो 2 गुना x प्लस वाई प्लस 14, ये समीकरण कह रहा है। अब कैसे? देखिए, इनने क्या कहा कि जो गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या, जो हमारे पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या के दुगने, ये जो सिरों की संख्या है उसके दुगने प्लस 14, यानी 14 अधिक है, तो ये हमारा ये समीकरण बन करके आता है। अब इसको हम सीधे सॉल्व करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 2x, 2 का गुना x से और 2 का गुना y से, प्लस 2y प्लस 14 यानी कि 14। अब देखिए, 2y से 2y गया, क्योंकि दोनों प्लस है ना, अगर ये इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा और ये कट जाएगा। 4x माइनस 2x, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर 14। अब 4x में से 2x घटाएंगे, 4x में से 2x घटाएंगे, हमारा 2x बचेगा, बराबर 14 x। अब यहाँ पर गुणा में है तो इस साइड जाएगा, भागा हो जाएगा, 14 भागा 2, 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई। 7 अगर आपको कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बस सिंपल था, आपको वो जो समीकरण है वो समझना है, उस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार कबूतर वाला आ सकता है, या फिर ये पूछ ले कि इसके गायों की संख्या, अगर इसी के आगे ये पूछ लेता कि मुर्गियों की संख्या क्या थी, तो इसमें हम वैल्यू रख देते 7। ठीक है, जो वो समीकरण था तो हमारा उत्तर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, त्रिभुज देख लेते हैं। सबसे पहले ये अंदर वाले में देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो छोटे वालों को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस, फिर उसके बाद इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4, तो इनको काउंट करेंगे तो ये भी हमारे कितने हो जाएंगे? 4, 8 प्लस 4। अब देखिए, एक हो जाएगा ये, एक हो जाएगा ये, 2, फिर एक हो जाएगा ये, तो 2 4, 8 4 12, 12 4 16, 16 तो ये सिर्फ अंदर वाले में आए। ठीक है, 16 हमने निकाली ये सिर्फ अंदर वाले फिगर में। ऐसे ही बाहर का फिगर भी तो सेम है, तो बाहर वाले में भी 16 होंगे, तो 16 प्लस 16 32। ठीक है, 32 तो ऐसे ही आ गए। और भी देखिए, अगर कहीं पर है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32। ठीक है, कितना? 32, 41 का हमारा 32 उत्तर आ जाएगा। 32 अंदर 32 बाहर। ठीक है, बाकी और मिला करके कोई भी यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो 32। एक व्यक्ति दक्षिण मुख करके खड़ा है, वामाव्रत में 135 डिग्री में। इस ऐसे क्वेश्चन जब भी है ना, आपको क्या करना है, ईस्ट वेस्ट वाला जो फिगर है उसको बना लीजिए, नॉर्थ साउथ, ताकि आपको आसानी हो।
ठीक है। आप बोल रखा है कि दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, इनकी मैं यहाँ पर हूँ, मान लीजिए मैं इस तरह मुँह करके खड़ा हूँ दक्षिण की तरफ, ये दक्षिण है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। यहाँ खड़ा हूँ। अब क्या बोला इसने कि 135 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर मैं बनाऊँ, ये कितना होता है 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो 135 के 9 9 4 5 इनकी 135 डिग्री वो बाएं मुड़ता है। अब मान लीजिए मेरा दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, बाईं तरफ मुड़ता है, यहाँ तक मुड़ा वो, अब वो इस डायरेक्शन में पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया है वो, इतना पहुंच गया वो दाहिना जब 135 डिग्री मुड़ा। अब देखिए उसके पश्चात वो 180 डिग्री दक्षिण की ओर। अब देखिए बायां इस तरफ था, अब दक्षिण इस तरफ है, तो यहाँ से 180 डिग्री मुड़ा है, ऐसे करके ये मुड़ा, तो ये हमारा पहुंच जाएगा यहाँ तक। ठीक है, 180 डिग्री यही होता है ना, सीधी लाइन। देखिए ये 90 डिग्री, अरे और ये 90 डिग्री हुआ, 180 डिग्री कब होगा जब ये एंगल यहाँ पहुंच जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो 180 डिग्री तो इस डायरेक्शन में। अब देखिए ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आपको कहीं दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना है, अप्रोच क्या रहनी चाहिए, आपको पहले ईस्ट वेस्ट वाला जो भी फॉर्मूला है वो बना लेना है, फिर दिशाओं, उसके बाद जहां खड़ा है वहां पर ऐसे बना लीजिए। उसके बाद फिर अब आप खुद को यहाँ पर रख करके देखिए कि मेरा दाहिना हाथ किस तरफ है। मान लीजिए इस तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो मेरा दाहिना हाथ इस तरफ होगा, इस तरफ बाया, और अगर इस तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो इधर दाहिना इधर बाया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर बनता है, यानी कि दृष्टि पटल, ये दृष्टि पटल पर ये बनता है। कॉर्निया से देखिए आई क्या होती है, इस प्रकार से होती है, ये कॉर्निया हुआ पूरा, यहाँ से गई ये पीपुल हुआ, आइरिस यहाँ पर रहती है जो कंट्रोल करती है, पीपुल से अंदर गई, यहाँ से जो लेंस है, लेंस के थ्रू ये रेटिना पर इमेज बनेगी जो कि यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये सिग्नल भेजेगा दिमाग को कि ये इस प्रकार से फिगर बना है। भाई बता लीजिए अब क्या है। जैसे मैं लैपटॉप को देख रहा हूँ तो मेरे को इसकी इमेज पहले मेरे कॉर्निया से होते हुए, लेंस से होते हुए, पिपुल से होते हुए रेटिना पर इमेज बनी, रेटिना से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मेरे ब्रेन में गए, ब्रेन ने रिस्पॉन्ड करा नर्वस सिस्टम के थ्रू, और फिर मैं देख पा रहा हूँ और बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानो नहीं तो ठीक हो गया अनुक्रमण। अब देखिए इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, नीचे तो 32 आएगा जायज है, ऊपर 1 3 5 7 11 आना चाहिए। ठीक है, 11/32 ऑप्शन सी। आसान सवाल को मैं थोड़ा सा, और जो उतने टफ नहीं है उनको मैं सीधे सॉल्व करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, प्लस का अर्थ गुना, प्लस का अर्थ गुना, यहाँ पर गुना कर दीजिए, गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ माइनस, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, भाग का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ प्लस कर दीजिए, माइनस का अर्थ भाग है, इसको भाग कर दीजिए, तो 175 भाग 25 प्लस 5 गुणा 20 माइनस 3 इंटू, प्लस का अर्थ क्या था, इंटू, प्लस का अर्थ इंटू 10, तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 7 175 25 का भागा, देखिए 175 भागा 25 ऐसे कर देंगे तो 7, फिर प्लस 5 और गुणा 20 100 माइनस 30, तो 100 में से 30 गया 70, 70 में 7 जोड़ा 77, 77 आपको कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। बॉडमॉस, बॉड मास का रूल लगता है, इसको ध्यान रखना। भाग जो पहले भाग होगा, किसी भी समीकरण में क्या होता है, पहले भाग होगा फिर गुणा होगा। अगर मान लीजिए कहीं पर ऑफ आए का, 5 का 2/3, तो पहले का सॉल्व होता है फिर भाग, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बाकी चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद।